डिसीजन ट्री हमने किस लिए यूज किया है अभी तक, कि हम अपना रूट नोड सिलेक्ट करते हैं या उसके बाद कौन सा रूट नोड होगा हम यही देखते हैं, और लीफ नोड तक आते आते जब तक डिसीजन लिए जाए सारे, तो हम उसको आगे एक्सपेंड करते जाते हैं। तो वहां पर हम कैसे करते थे, हमने इंफॉर्मेशन गेन किया आईडी डिसीजन एल्गोरिदम में, ठीक है। फिर उसके जो वर्जन में हमने उसको नॉर्मलाइज किया। तो क्लासिफिकेशन के ये जो कार्ट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री है, यहाँ पर हम जिनी इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो वहां पे जैसे इंफॉर्मेशन गेन का हम यूज करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन हम वहां पे रूट नोड सिलेक्ट करते थे, यहाँ पर जिनी इंडेक्स के बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट टाइम कर्व एक्सप्लेन की थी कि ये जिनी इंडेक्स है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो क्या होता है एक्स एक्सिस पे, कम्युलेटिव क्या होता है भाई, यस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा अगर इकोनॉमिक्स की टर्म करें, ये लाइन क्या है, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। यहाँ पर पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे आप इमेजिन कर सकते हो कि इनकम है। सो वर्ल्ड की जो टोटल इनकम है वो कुछ परसेंटेज लोगों के पास ही है, तो ये वाली लेवरेंस कर्व आप बनाते हो। लेकिन ये क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। सो अगर आप इकोनॉमिक्स की टर्म्स में इसको, इस एरिया को ए मानोगे, इस एरिया को बी मानोगे, तो जीनी इंडेक्स विल बी ए डिवाइड बाय ए प्लस बी। क्लियर। सो ये आपके केस में था। लेकिन जब भी हमने अब रिग्रेशन सॉरी डिसीजन ट्री की बात करनी है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अब जीनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, जीनी कोफिशिएंट फॉर अ होल सैंपल इज इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n पी आई स्क्वायर। पी आई स्क्वायर मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेवल या प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास। और जिनी कोफिशिएंट्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ये ऐसे दिया हो तो एस वी किसको रिप्रेजेंट करता है, सैंपल की वैल्यूज को ऊपर, और एस टोटल सैंपल मल्टीप्लाई बाय गिनी कोफिशिएंट। तो अभी मैंने इस वे में इसको एक्सप्लेन किया है, मे बी अभी ये आपको इतना क्लियर ना हुआ हो। सो वी विल सॉल्व इट विद अ न्यूमेरिकल, जिससे आपको ये जो फॉर्मूला है और इसके बेस पर हम कैसे सिलेक्ट करते हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये आपके पास फॉर्मूला है, क्लियर। ये सॉरी न्यूमेरिकल है आपके पास। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास नो के कितने केस थे, 5 थे, और यस के कितने केस थे, 9 थे, ठीक है। सो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आएगी, ये ऐसी आएगी। मैं आपको स्लाइड पे दिखा देता हूं टू सेव द टाइम। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। और 5 और 9 कितनी बार है आपके पास टोटल, यस और नो के पास। अब इसमें केस में हम उसके सॉरी जो आपके पास आईडी वाला केस था उसमें हम क्या करते थे, पहले या नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे 5/9, 5/14, 9/14। अब यहां पर आपके पास आपने करना क्या है कि आपने किसकी पहले आप चेक करोगे, सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस क्या हैं रूट नोड बनने के लिए, आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंडी है। ये 4 एट्रीब्यूट्स है, मतलब ये चारों रूट नोड आपकी बन सकती हैं। तो पुराने केस में हम क्या करते थे, वी विल कैलकुलेट या वी हैव कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन गेन। यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट गिनी इंडेक्स। अब ये जो जिनी इंडेक्स है या जिनी कोफिशिएंट है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, लेट अस सपोज मुझे अब आउटलुक के लिए कैलकुलेट करना है। सो आउटलुक में आपके पास वैल्यूज अलग अलग कौन सी हैं, सनी,
ओवरकास्ट, रेनी। ये 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। सनी है, ओवरकास्ट है एंड रेनी है। ये अब जो तीनों वैल्यूज हैं, अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? जो आपका जीनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला था। जीनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था? ये क्लियर? सो लेट अस कैलकुलेट। अब यहां पर देखना ध्यान से, 1 तो फॉर्मूला में था, 1 माइनस सिग्मा पी स्क्वायर, दिस वाज द फॉर्मूला, 1 माइनस सिग्मा पी स्क्वायर। सो अब उसी फॉर्मूला को लेकर चलेंगे और पहले हमने चेक करना है व्हेन आउटलुक इक्वल्स टू सनी के केस में, ठीक है। वही न्यूमेरिकल की यहाँ पे फिगर दी हुई थी, वहीं से हम कैलकुलेट करते हैं यहां से। अब जब सनी है तो नो कितनी बार है? 1 2 3 टाइम्स नो है। और सनी कितनी बार है? 1 2 3 4 5। सो आउट ऑफ 5 नो कितनी बार है? ठीक है, प्लस यस कितनी बार है? जो भी वैल्यू आएगी वो बन जाएगी। क्लियर? व्हेन आउटलुक इक्वल्स टू रेनी, नो कितनी बार है? रेनी कितनी बार है? पहले 1 2 3 4 टाइम्स रेनी, 5 टाइम्स रेनी, 5 टाइम्स रेनी, ठीक है। 5 टाइम्स रेनी है और रेनी के कॉरेस्पॉन्डिंग नो कितनी बार है? 1, ओनली 1 टाइम, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। सो इसको कितना लिखेंगे? 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 स्क्वायर। सो ये दोनों वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए। अब कौन सा रह गया? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट के लिए नो कितनी बार है? है ही नहीं। सो दैट मीन्स 0/4 स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये? 4/4 स्क्वायर। क्लियर? सो ये तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो हम देख लेते हैं। ये आ गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आए? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ये जो हमने 0.48 0.48 किया है, कैसे ये वैल्यूज कैलकुलेट हुई, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर सभी साइलेंट है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये क्लियर है, ठीक है। सो अब हम उसी फॉर्मूला की तरफ ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पहले भी हमने इसको किया है। अब इसका मतलब क्या है? एस वी डिवाइड बाय एस, टोटल उस एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यूज थी, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो 5 वैल्यूज थी, यहां पर 4 वैल्यूज थी और यहां पर 5 वैल्यूज। तो उसी तरीके से हमने इसको वेटेड सम कर लिया। टोटल कितनी बार आपका आउटलुक सनी था? 5 बार। आउटलुक ओवरकास्ट कितनी बार था 14 में से? 4 बार। और आउटलुक रेनी कितनी बार था? 5 बार। तो उसी के वेट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और हमने जीनी कोफिशिएंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लिया 0.34। ये पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? अगर नहीं डाउट है तो बिना आगे स्लाइड देखे एक बार आप
अब टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करके देखो, एक बार आप टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करो, सभी अपनी नोटबुक और पेन उठा लो और करो इसको। 2 मिनट्स हैं आपके पास, तो देखो आपका जो प्रोसेस है वो सेम जा रहा है या नहीं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। सो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस सिग्मा पी आई स्क्वायर। अब पहले टेम्परेचर इक्वल्स टू हॉट के लिए अगर निकालना हो वो, क्या आएगा, 1 माइनस सिग्मा पी आई स्क्वायर। सो हॉट के लिए, हॉट की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 वैल्यूज ऑफ हॉट, और इनके लिए नो कितनी बार है, 1 2 2 टाइम्स नो, so that means 2 by 4 square plus 2 by 4 square, clear, ठीक है। when temperature equals to mild, कितनी बार आएगा, माइल्ड कितनी बार है, 1 2 3 4 5, so mild is 5 times, ठीक है। सो माइल्ड के लिए, नहीं सॉरी 6 टाइम्स, ये भी है, ये 6th है, ठीक है। सो माइल्ड इज 6 टाइम्स, सो 6 टाइम्स में यस कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स यस है, ठीक है, और 2 टाइम्स नो है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, हमने बाइनरी क्लासिफायर है तो हमने ऐसे लिख दी, क्लियर। सो अब टेम्परेचर इक्वल्स टू, लास्ट है अब कूल, कूल कितनी बार है, 4 टाइम्स वो 6 टाइम्स ये, तो वो 4 टाइम्स ही होगा, 1 माइनस, और जब कूल था तो यस कितनी बार था, 1 2 और है 3, सो 3 टाइम्स यस प्लस 1 टाइम नो। सो इसको आप कैलकुलेट करोगे, और जब वेटेड सम जीनी कोएफिशिएंट्स का निकालोगे तो क्या आएगा, जो ये हॉट की वैल्यू आएगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी, यस 4/14, जो भी ये हॉट वाला आएगा, प्लस माइल्ड के केस में किससे मल्टीप्लाई होगी, 6/14 से, और उसके केस में, कूल के केस में 4/14 से। तो इसके बाद जो भी जीनी इंडेक्स कोएफिशिएंट आएगा वो टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर, और एनी डाउट, यहां तक डाउट हो किसी को, सो आई एम अज्यूमिंग के नो डाउट। सो अब हमने क्या किया, आपको ये प्रोसीजर पता लग गया, मैंने आउटलुक और टेम्परेचर के केस के लिए बता दिया। सो उसके बाद आप क्या करोगे, आपने ह्यूमिडिटी के लिए कैलकुलेट कर लिया सेम जैसे पहले था, ठीक है, और आपने विंडी के लिए कैलकुलेट कर लिया। सो अब जिसका जीनी इंडेक्स जितना कम होगा वो उतना अच्छा है हमारे लिए, जिसका जीनी इंडेक्स जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो सबसे कम किसका है, यहां आउटलुक का। सो आउटलुक विल बी योर रूट नोड। अब आउटलुक के आगे 3 वैल्यूज थे, सनी के लिए एक्सपेंड होगा, रेनी के लिए एक्सपेंड होगा और ओवरकास्ट के लिए, लेकिन ओवरकास्ट में एक ही वैल्यू है, लेबल है, दैट इज यस, तो इसके लिए तो आगे ट्री बनाने की जरूरत नहीं। फिर सनी के लिए दोबारा से जीनी इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, लेकिन
इस बार कैसे कैलकुलेट करोगे? जब सनी के लिए कैलकुलेट करना है तो सनी कितनी वैल्यूज में था? ओनली 5 वैल्यूज, तो वही डेटा सेट कंसिडर करना है, ये वाला। क्लियर? अब इसके लिए आगे कैलकुलेट किया है आपने। इज इट क्लियर और नॉट? से यस और नो। अगर डाउट है मैं दोबारा समझा दूंगा। क्लियर? सो आगे इसको कैलकुलेट करते जाओ। अब देखो, अब किसका जिनी इंडेक्स सबसे कम है? ह्यूमिडिटी का। तो फिर नेक्स्ट रूट नोड कौन सी बनी जब सनी के लिए ट्री एक्सपेंड किया? ह्यूमिडिटी। क्लियर? ऐसे ही आगे आप करते जाओगे। ये इसने ऐसे एक्सपेंड करके दिखा दिया। अब अगर पूरा सॉल्व करने लगेंगे तो काफी लेंथी प्रोसीजर बन जाएगा, हाफ एन आवर 35 मिनट्स का बन जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर decision tree. So next topic that we are going to start now is clustering. So सबसे पहले अब क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, इसके मैं बेसिक्स एक बार दोबारा आपको बता दूं कि जो क्लस्टरिंग है, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास स्टार्टिंग में मान लो आपके पास ऐसे डेटा सेट हो, तो आप इस डेटा को जब प्लॉट करोगे रन्स और विकेट्स के क्राइटेरिया में, ठीक है, तो आपके पास दो डिफरेंट क्लासेस हो जाएंगी। एक बनेगी आपके पास क्लस्टर बनेंगे, मतलब, लेकिन यहां पर क्या मैंने लेबल किया है कि कौन सा बैट्समैन है कौन सा बॉलर है? नहीं। तो यहां पर जो होगा वो कौन होगा? बॉलर्स होंगे। और यहां इस साइड पर जो होंगे वो कौन से होंगे? बैट्समैन होंगे। तो यहां पर जहां पे डेटा सेट में आपके पास लेबल नहीं है और आप वहां से ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, तो वो कौन सा हो? उस प्रोसीजर को क्या कर रहे हैं? क्लस्टरिंग। देखो, क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर? तो अब ये अनसुपरवाइज लर्निंग है कि यहां पर आपको डेटा सेट में कोई भी लेबल गिवन नहीं है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब थोड़े से डाउट क्रिएट कैसे होते हैं इसमें क्लस्टरिंग के केस में, कि यहां पर जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, देखो ये जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है ना, आगे मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूं, कि बाकी तो चलो आप खुद भी करते जाओगे। जैसे ये जो रैंड इंडेक्स है, एडजस्टेड रैंड इंडेक्स है, ठीक है, प्योरिटी है, हम इसको बोलते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है ये सुपरवाइज्ड है, ये सुपरवाइज्ड है। लेकिन देखो, इसको अभी हम डिटेल में करेंगे कि कैसे इसको देखेंगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि क्लस्टरिंग क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो मैं अभी इवैल्यूएशन मैट्रिक को क्या बता रहा हूं? इवैल्यूएशन मैट्रिक को क्या बता रहा हूं? सुपरवाइज्ड। लेकिन सिर्फ ये याद रखना, ये सिर्फ इवैल्यूएशन मैट्रिक ही
सुपरवाइज्ड है, लेकिन क्लस्टरिंग तो अनसुपरवाइज्ड है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें अभी कंफ्यूजन होगी, अब ध्यान से सुनो। आपने जैसे यहां पर किया था, बॉलर्स और बैट्समैन, दो आपके क्लस्टर्स आपने बना लिए। अब इवैल्यूएशन मीट्रिक का क्या काम होता है? क्लासिफिकेशन में आप एक्यूरेसी से मेजर करते थे, ठीक है, आपके पास लेकिन लेबल डेटा होता था तो आप उससे कर लेते थे। लेकिन यहां पर किसी आपने सपोज करो कोई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई किया, यू हैव अप्लाइड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, अब आपने इसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, ठीक है। सो अब आपको क्या पता, आपके एल्गोरिदम ने अपने हिसाब से कोई क्लस्टर बना दिया, दूसरे ये तो पूरी मैंने ऐसे आइडल वर्ड की तरह ये सिनेरियो कर दिया। लेट अस सपोज क्लस्टर्स ऐसे बनते हैं आपके, ठीक है, ऐसे भी बन जाए या कुछ, ठीक है, अलग अलग एल्गोरिदम के। तो अब आपके ये जो इतने क्लस्टर्स हैं, तो ये इसको हम इवेल्युएट कैसे करें? So in case of if you are having some supervised evaluation matrix, अब supervised evaluation matrix में क्या है कि आपके पास कोई बेंचमार्क फंक्शंस या क्लस्टर्स पहले से ही पता है। ये हो सकता है कि पहले कईयों ने क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई किए हुए हैं, उनके रिजल्ट हो, या एक स्टैंडर्डाइज रिजल्ट हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जो क्लस्टरिंग हुई यहां पर, खासतौर पर जो हम आपके सिलेबस में डिस्कस करेंगे, ये सुपरवाइज तरीके से हुई। तो अगर सुपरवाइज तरीके से होती तो फिर तो वो क्लासिफिकेशन की तरह ही होती अगर लेबल्ड होती। क्लस्टर्स उसने खुद बनाए, लेकिन जब हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं तब हमारे पास किसी और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का रिजल्ट पड़ा है, या हमारे पास बेंचमार्क्स पड़े हैं या ट्रुथ वैल्यूज पड़ी हैं कि ये एक्चुअल में किस क्लस्टर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो वहां की से ये उससे हम इवेल्युएट करेंगे। दो तरह के क्लस्टरिंग के इवेल्युएशन के मैट्रिक्स हैं, वन इज कॉल्ड इंटरनल डेटा टोटली अनसुपरवाइज्ड and second is called external data supervised, but they are supervised only for evaluation. जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है that is totally unsupervised। यहां तक किसी को कोई डाउट हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसको करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टरिंग। अब मार्केट सेगमेंटेशन, इमेज सेगमेंटेशन, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। देखो यहां भी आपके पास डेटा में कुछ नहीं है, लेकिन आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मार्केट सेगमेंटेशन है, मान लो आपको दे दिया गया है, आपको टास्क है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि एक मैंने स्टोर ओपन करना है, तो वो कहां पर ओपन किया जाए एक सिटी में। सो यू विल सर्च फॉर डिफरेंट पैटर्न्स। ऐसे सोशल नेटवर्क एनालिसिस में आप ट्विटर को एनालिसिस कर रहे हो, उसका सेंटीमेंट एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। सो आप एक तरह के ट्वीट्स को क्लस्टर करना चाहते हो, तो आप उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटिंग क्लस्टर्स, एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंट आप क्लस्टर्स, ये एप्लीकेशन क्लस्टरिंग की यूज की जा सकती है, ठीक है। ये तो अब इतना टाइम हो गया हमें मशीन लर्निंग को करते हुए, तो ये थोड़ा सा आपको वैसे ही क्लियर होगा, ठीक है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, ही और शी कैन आस्क। अब बात करते हैं, थोड़ा टेक्निकल स्टफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिलहोटे कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट्स क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, सिलहोटे कोफिशिएंट एंड डुन्स इंडेक्स आर इंटरनल, रैंड इंडेक्स, एडजस्टेड रैंड इंडेक्स, प्योरिटी, दे आर एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब क्या है कि जैसी जैसी क्लस्टर बनेंगे
तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम कैन इवेल्युएट इटसेल्फ, वो उसका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 3, 4, 5 है, इसको हम जब इवेल्युएट करेंगे तो इंटरनली नहीं इवेल्युएट हो रहा, वो किसी एक बेंचमार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग या किसी और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के रिजल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इवेल्युएट हो रहा है। ठीक है, सो अब इनमें क्या है, पहले हम बिल्कुल बेसिक करेंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, उसके बाद जैसी जो आपका मैं एडिशनल लेक्चर दूंगा उसमें हम इसको टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। अब ध्यान से देखना इसको। The Silhouette coefficient is defined for each sample and is composed of two scores. A, पहला A है, the mean distance between a sample and all other points in the same cluster. B, the distance between sample and all other points in the next nearest cluster. अब इसको ध्यान से देखो, A और B में डिफरेंस अब मे बी कईयों को नहीं पता चला हो। देखो इसने दो बातें बोली हैं, सपोज करो ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ऐसे क्लस्टर्स होंगे आपके पास, ठीक है, ये क्लस्टर ए बी सी, कैपिटल ए बी सी डी, 4 क्लस्टर्स हैं मेरे पास। अब जो ए है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अ सैंपल एंड ऑल अदर पॉइंट्स इन द सेम क्लस्टर। अब ये सिर्फ एक क्लस्टर की इंटरनल बात हो रही है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रा क्लस्टर। ठीक है, अब यहां पर क्लस्टर में ये डिफरेंट डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है, सारे क्लस्टर में। अब ये सिलहोटे कोएफिशिएंट क्या बोल रहा है आपको, का जो ए पार्ट है कि इसका जो द मीन डिस्टेंस बिटवीन अ सैंपल, सारे पॉइंट्स का एक मीन निकाल लोगे जो भी इसका बनेगा, ठीक है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अ सैंपल एंड ऑल अदर पॉइंट्स इन द सेम क्लस्टर, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका उसका सारे का मीन, उसको क्या बोलोगे आप, ए। क्लियर है? फर्स्ट ए क्या है, ए इज क्लियर और नॉट? सेकंड पॉइंट नंबर बी, नाउ व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, कैन एनीबडी एक्सप्लेन? अब ये क्या है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अ सैंपल एंड ऑल अदर पॉइंट्स इन द नेक्स्ट नियरेस्ट क्लस्टर। अब इसके सबसे नियरेस्ट क्लस्टर कौन है? यस, सॉरी मैं एक पॉइंट पूछना भूल गया, व्हाट इज सैंपल? सैंपल से आप क्या समझते हो? यस एनीबडी? देखो दोबारा सुनो इसको, पहले एक क्लस्टर है, इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, जो भी हम एक सैंपल को कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट, इसको हमने एक सैंपल बोल दिया, ठीक है। अब इसके जो मीन, इसके डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किए और उसका मीन निकाला, उसको क्या बोलेंगे हम, ए। बी क्या है, इसके जो नेक्स्ट नियरेस्ट क्लस्टर है वहां से क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि और उसका हमने ये जैसी वो निकाला, डिस्टेंस निकाला और उसका मीन लिया, तो वो क्या बन गया, बी। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय मैक्स बी कॉमा ए। और ये बात याद रखना, ये जरूरी नहीं कि उसका मीन वाला इससे ही आएगा, ठीक है, नजदीक, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये वाला क्लस्टर बड़ा है और ये वाला छोटा है और पॉइंट सैंपल आपका यहाँ पे लाई कर रहा था, तो जो मीन डिस्टेंस था वो किसके क्लस्टर का ज्यादा होगा, सॉरी किसकी वैल्यू मीन डिस्टेंस की ज्यादा होगी, ए की, बी की बजाय, ठीक है, अगर ये कैपिटल ए बी के क्लस्टर है। सो ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये जरूरी नहीं कि जो पॉइंट
जो सैंपल अपने क्लस्टर में है सिर्फ उसी का ही डिस्टेंस कम होगा, ये जरूरी नहीं है। कई बार दूसरे क्लस्टर से भी डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस कम हो सकता है। क्लियर? और एनी डाउट? क्लियर? सो अब इसको, इसके थ्रू हम एनालाइज कैसे करेंगे? ये क्या है हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिक। सो इवैल्यूएशन मैट्रिक है, तो इससे हम एनालाइज कैसे करेंगे? The score is bounded between -1 for incorrect clustering and +1 for highly dense clustering. Yes, can anybody explain कि ये -1 और +1, -1 incorrect क्यों है और +1 correct क्यों है? Can anybody explain? Yes. What will -1 represent? -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि देखो -1 किस केस में आएगा? अगर मैं बिल्कुल 0 यहां हो और 1 यहां हो, 0 -1 मतलब अपने क्लस्टर से तो वो बहुत दूर हो और दूसरे के क्लस्टर से नजदीक हो बहुत ज्यादा, ठीक है, उसका मीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपका जो वो पॉइंट दूसरे क्लस्टर से ज्यादा बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अगर बिल्कुल -1 आ जाए, सो -1 क्या था? बिल्कुल इनकरेक्ट के लिए शो कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? बी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटर क्लस्टर डिस्टेंस को। अब इंटर क्लस्टर डिस्टेंस तो बहुत कम हो जाए, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाए तो -1 आएगा, तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और +1 क्या है? काफी अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलहोटे कोफिशिएंट। एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो इसमें? एनी डाउट? सो नेक्स्ट, ये भी इंटरनल है। देखो हमने इस केस में जैसे ही हमारे पास क्लस्टर्स बने, हमारे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ने क्लस्टर्स बना दिए, हमने किसी बेंचमार्क फंक्शन या किसी पुराने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के साथ कंपेयर नहीं किया, बल्कि हमने खुद ही जो क्लस्टर्स बनाए हैं उनके साथ ही डिस्टेंस निकालकर ये काम किया। सो दिस इज, ये जो इवैल्यूएशन मैट्रिक है सिलहोटे कोफिशिएंट, ये क्या है? अनसुपरवाइज्ड है। Clear? Next is Dunn index. So what is Dunn index? Dunn index is another internal clustering validation measure which can be computed as follows. For each cluster, compute the distance between each of objects in the cluster and objects in the other clusters. ठीक है, दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, एक क्लस्टर अपने साथ और बाहर वालों के साथ। यूज द मिनिमम ऑफ पेयर वाइज डिस्टेंस एज द इंटर क्लस्टर सेपरेशन, ठीक है। मिनिमम आपने यूज किया इंटर क्लस्टर सेपरेशन के लिए। फॉर ईच क्लस्टर कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द सेम क्लस्टर। यूज मैक्सिमल इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस एज द इंट्रा क्लस्टर कॉम्पैक्टनेस। अब इसका मतलब क्या है? देखो ये मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। आपके पास ऐसे सैंपल होंगे एक क्लस्टर में, लेट अस सपोज अगर सर्कुलर शेप में है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? अगर सर्कुलर शेप में है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? कि अगर ये सर्कल है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है एक सर्कल में? दैट इज डायामीटर। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मैक्सिमम दूरी पे कब होगा?
जब वो डायामीटर की बात होगी ना तभी होगा। सो वही बात यहां पर बोली गई है कि जब इंट्रा क्लस्टर की बात हो तो हम यहां पर मैक्सिमम डायामीटर को यूज करेंगे, और जब इंटर की बात हो तो हम मिनिमम सेपरेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्चुअल में हम फॉर्मूला के साथ कैसे अप्लाई करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? डून इंडेक्स क्या है? मिनिमम सेपरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डायमीटर। मिनिमम सेपरेशन किसके लिए? इंटर के लिए। और मैक्सिमम डायमीटर किसके लिए? इंट्रा के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर? और एनी डाउट? नेक्स्ट इज, देखो ये तो मैं अभी जस्ट ऐसे बोलूंगा ही, इसमें जो भी होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। दैट इज रैंड इंडेक्स। So RAND index is a measure of how similar clustering results or groupings are to the ground truth. First keyword. ये अब ग्राउंड ट्रूथ आपके पास होना चाहिए, चाहे तो ये आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स हो पहले से, या फिर कोई क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ने पहले से लगाकर आपको दिए हो कि ये एनालिसिस किया हो। अब ऐसे नहीं है कि लेट अस सपोज आपने किसी डेटा सेट के ऊपर क्लस्टरिंग लगाई और आपने डिफरेंट क्लस्टर्स बना दिए, तो जब भी इवेल्युएट करोगे तो आपके पास एक सेट पड़ा है, एक या ट्रूथ वैल्यू आपके पास पड़ी है जो पहले से लोगों ने निकाल के रखी है कि इसके साथ आपने कंपेयर करनी है। ठीक है, सो अब उसके बाद हम करेंगे क्या? आपने सैंपलिंग कर दिया आपके एल्गोरिदम में, अब उसको आपने ट्रूथ वैल्यू वाले से कंपेयर करना है। ठीक है, सो उसके लिए आप करोगे क्या? लेट C donates the ground truth class labeling and K be the clustering assignment. So A be the number of element pairs that lie in the same set of C and K. क्या मतलब है इसका? आपके एल्गोरिदम ने जो किया उसको आपने लेट अस अज्यूम K माना, और जो ट्रूथ वैल्यू वाला था जो किसी और एल्गोरिदम ने पहले से क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसने C। तो लेट अस सपोज आपने किया A B C को इकट्ठा और इसने किया A B D को इकट्ठा, तीन ऑब्जेक्ट्स को। तो कौन कौन से सिमिलर हैं? A एंड B दोनों में सेम है। अब ये B इज द नंबर ऑफ एलिमेंट पेयर्स दैट लाई इन द डिफरेंट सेट्स फॉर C एंड K। जैसे यहाँ पर C है, यहाँ पे D है, ये डिफरेंट सेट पे लाई करते हैं। तो अगर लेट अस सपोज मैं यहाँ C E लिख दूं D है, so C E and D F lie in different clusters। ठीक है, so random index या rand index will be given by A plus B divide by NC2 है। ये यहाँ पे गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये होगा NC2। तो अब इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कैसे। तो देखो इसमें बस ये याद रखना है कि आप इसमें कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो। वहां तो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, यहां पर हमारे पास एक पहले से ही रिजल्ट्स पड़े हैं, हमने उसके साथ कंपैरिजन करना है। क्लियर? एनी डाउट? सो वी विल नेक्स्ट मीट ऑन सैटरडे और संडे, मैं आपको टाइम बता दूंगा, तो तब हम इसको क्लस्टरिंग के चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।